गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑन द वे अमन। दिसंबर मंथ है और 2024 जाने वाला है और 2025 आने वाला है। तो मैंने सोचा 2024 जाने से पहले और 2025 आने से पहले एक रिव्यू हो जाए मेरी इस बाइक का, जावा 42 2.1 का। क्योंकि राइड करते टाइम मेरे को काफ़ी सारे मैसेजेस आते थे कि सर आपने कितने किलोमीटर्स ये बाइक राइड कर ली है, कहाँ कहाँ आप गए हो, कैसी परफॉर्मेंस है। तो अब जाके मुझे टाइम मिला है तो अच्छे से इसका रिव्यू करते हैं। और ये मैंने बाइक क्यों ली थी, क्या क्या फ़ीचर्स थे तब, और इसमें मैंने और क्या क्या चीज़ें ऐड की, ये सब मैंने पहले भी बता रखा है। लेकिन लास्ट रिव्यू है क्योंकि लिए 3 साल हो गए हैं। 2021 नवंबर को ली थी और 2024 लग चुका है, मतलब कि 3 साल 1 महीना हो चुका है। तो काफ़ी राइड कर लिया इस बाइक पे। और कैसा एक्सपीरियंस रहा, वैसे तो मैं टाइम टू टाइम अपने वीडियोस अपलोड करता रहता था जब भी मैं किसी राइड पे जाता था। और अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ज़रूर मालूम होगा कि काफ़ी टाइम से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर रहा था। कम से कम 1 महीना या 10-12 दिन हो चुके होंगे वीडियो अपलोड किए हुए। तो आप सबका सपोर्ट ही है जो मोटिवेट करता रहता है मुझे वीडियोस बनाने के लिए। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। वीडियोस मेरे थोड़े कम आते हैं मैं जानता हूँ, लेकिन इन फ्यूचर कोशिश करूँगा कि मैं डेली या 1 या 2 दिन छोड़कर वीडियोस अपलोड करता रहूँ। और मेरी इस बाइक के साथ इस साल की जो लास्ट राइड थी वो थी सच पास के लिए, जो कि मैं डलहौजी से गया था। और डलहौजी के आगे जो सच पास पड़ता है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल पर ऑन द वे अमन पर। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। या कोई प्लानिंग कर रहा है 2025 में, क्योंकि 24 में तो बंद ही है और 24 में और 2025 में पता नहीं कब तक ओपन होगा सच पास। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। सच पास राइड के नेम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो चलिए गाइस व्लॉग स्टार्ट करते हैं और मिलिए मेरी इस बाइक जावा 42 2.1 से, जो कि 2021 मॉडल है। जब ये लॉन्च हुआ था तभी मैंने ये ले ली थी 1-1.5 महीने बाद। और इस बाइक के बारे में क्या बताऊँ, जितना कहूँ उतना कम है। और ये ब्लैक कलर में है, मैट कलर में। अब तो इस बाइक में काफ़ी सारी अपडेट्स आ चुकी हैं, मतलब काफ़ी अपडेट हो चुका है ये बाइक फीचर्स को लेके। और तो एक वॉक अराउंड दे देते हैं इस बाइक का 2021 मॉडल का, जो कि अब काफ़ी अपडेट हो चुकी है ये बाइक। जब ली थी मैंने तो उसमें हेलोजन लाइट आई थी, जो कि मैंने ये चेंज करवा ली थी एलईडी में। फॉग लाइट्स लगवा ली थी, हैजार्ड लाइट्स लगवा ली थी। और अगर आप टूरिंग के शौकीन हैं, मैं तो हुई, तो ये सैडल स्टैंड लगवाया था जिनके ऊपर सैडल बैग आ जाता है। और एक रेडिएटर जाली लगवाई थी। इसका क्या यूज़ है मुझे तो समझ नहीं आया, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अच्छा लगता है, बाइक की लुक बढ़ जाती है। और एक ये सीट मैंने इंस्टॉल करवाई थी, क्योंकि अनकंफर्टेबल सीट थी जो कंपनी की तरफ से आती है, वो अब भी ऐसी है मेरे ख्याल से। तो कुछ ऐसी लुक आती है बाइक की सीट की। अगर आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी ख़राब हो गई है यहाँ से, क्योंकि मेरा शूज़ ना यहाँ बार बार टच होता था, तो ये ख़राब हो गई है। ये भी न्यू लूँगा, काफ़ी टाइम से मेरा चल रहा है इस पर, लेकिन मिल नहीं पा रहा है। अब मुझे बनवानी पड़ेगी स्पेशल। जो कि अब आती है ना सीट, वो बिल्कुल सिंपल आती है, वो अच्छी नहीं लगती मेरे को यही अच्छी लगती है। तो ये कुछ था। ये मिरर्स तो साथ ही आए थे। और एक ये मैंने बोबो कंपनी का चार्जर लगवाया था, फास्ट मोबाइल चार्जिंग, और गोप्रो भी चार्ज कर सकते हैं, वाटरप्रूफ है। ये इसके साथ नहीं आया था, ये तो 360 कैमरे के लिए अलग से लिया था। और साथ में ये कुछ बटन्स हैं फॉग लाइट्स के, ये हैजार्ड लाइट का बटन है। बहुत सारे पैटर्न हैं जो यहाँ पे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ऑन ऑफ भी यहीं से होता है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये एनालॉग मीटर, स्पीडोमीटर, मेरे टाइम में तो यही था। अब जो अपडेट आ रहा है इसी की बात कर रहा हूँ, जो ये अपडेटेड आ रहा है उसमें तो एनालॉग है, सॉरी एनालॉग कह रहा हूँ, डिजिटल है। और भी होंगी चीज़ें। इंजन सेम है 293 सीसी का। अगर आप इसी वेरिएंट में जाते हैं और थोड़ा बहुत अपडेट टैंक पे मिल जाएगा आपको, थोड़ा चेंजेस, ये थोड़ा बड़ा नज़र आएगा आपको स्पीडोमीटर। बाकी छोटी मोटी अपडेट्स हैं और मॉडिफिकेशंस हैं, बाकी ओवरऑल ऐसे सेम ही है वो। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 172 mm है, जो कि इसमें भी है और उसमें भी सेम ही आई थिंक। एक नया बाइक लॉन्च किया था इन्होंने थोड़े टाइम पहले, जो कि था जावा 42 FJ। उसमें ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी इंक्रीज़ कर दी गई है और उसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। इससे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें तो USB पोर्ट भी नहीं है मोबाइल चार्जिंग के लिए। और उसमें जो
जावा 42 FJ है उसमें तो मिल ही रहा है आपको। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इंजन की बात की जाए तो उसमें 334 सीसी का है, इसमें 293 सीसी का है। अगर इसी में अगर आज के टाइम में आप लेते हैं यही सेम मॉडल तो 293 सीसी का ही है। प्राइस में भी 5-10 हज़ार अब शायद थोड़ा डाउन कर दिया गया है, लेकिन 2 लाख से लेके 2,30-35 हज़ार का पढ़ना ही पड़ना है आपको, इंश्योरेंस RTO सब कुछ करवा के। तो ये भी मुझे 2,35,000 का ही पड़ा था आई थिंक, मुझे याद नहीं रहा, इतना ही नियर अबाउट पड़ा था विद मॉडिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। और ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इसका रिव्यू कम और FJ जावा 42 FJ और इससे ज़्यादा अपडेटेड जो एक बाइक और है इसी वे मतलब सेम मॉडल में, तो वो इसलिए क्योंकि अब ये तो आना बंद हो गए हैं, ये तो आते नहीं हैं, लेकिन इससे अपडेटेड आ रहा है। इसमें 3-4 चीज़ें ही अपडेट की गई हैं जो मैंने बताई है, और बिल्कुल ही चेंज है जो वो है जावा 42 FJ जो कि 334 सीसी के साथ आता है, इंजन के साथ लिक्विड कूल इंजन है। इनमें कूलेंट पड़ता है और रेडिएटर फ़ैन लगा हुआ है। इंजन गर्म हो जाए तो रेडिएटर फ़ैन जो है ऑन हो जाता है और इंजन को ठंडा करने की कोशिश करता है। कोशिश क्या करता है, ठंडा कर देता है, लेकिन इसको भी जो है थोड़ा सा इशू बना देते हैं कि हवा लगती है पैरों पे या लेग्स में, तो अब रेडिएटर फ़ैन ऑन होगा तो गर्म हवा तो लगेगी क्योंकि इंजन गर्म होगा, ठंडी हवा तो लगने से रही। सर्दियों में इसका बहुत फ़ायदा होता है, अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं और इंजन गर्म है, रेडिएटर फ़ैन ऑन होता है तो गर्म हवा लगती है, तो वहाँ ये बहुत फ़ायदेमंद है। गर्मियों में थोड़ी दिक्कत रहती है, अगर आप शॉर्ट्स पहन के बाइक चला रहे हैं तो चला नहीं पाएंगे, और जीन वगैरह या राइडिंग गियर्स पहने तो कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, लाइट्स पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, अगर गर्मियों में आप कहीं खड़े हैं तो ज़्यादा हीट आती है, लेकिन वो भी देखिए ना किस बात के लिए आती है, इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर फ़ैन ऑन हो रहा है तो इस कारण आती है, कोई इशू नहीं है ये। और अगर आप बाइक प्लान कर रहे हैं इसी मॉडल में अपडेटेड वर्जन या बिल्कुल ही चेंज जावा 42 FJ, तो काफ़ी अच्छी चॉइस है। जिनकी हाइट 5.2 है और 5.8 तक है, 9 तक है, तो ईज़िली राइड कर सकते हैं इस बाइक पे बैठकर। बस इसमें ये है कि थोड़ा कॉम्पैक्ट बाइक है ये, एक ही पर्सन के लिए ज़्यादा बेस्ट है। लॉन्ग राइड्स के लिए, लोकल तो फिर भी चलो चल जाता है काम, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन लॉन्ग टूरिंग के लिए जो है 1 पर्सन के लिए इनफ है। 2 जाएंगे तो कम से कम 200-300 किलोमीटर बाद जो पिलियन राइडर होगा, पिलियन राइडर जो होगा उसको दिक्कत आने लग जाएगी, क्योंकि सामान रखने के लिए जगह है नहीं, तो एक पिलियन और एक खुद जो राइडर होगा तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सामान कहाँ रखेंगे। कि परफॉर्मेंस की बात की जाए ना तो टू गुड है, जितना कहा जाए उतना कम है। पहले तो मैं अकेले राइड करता था, सोलो राइड करता था, तो साथ में काफ़ी सारा सामान होता था, सैडल बैग होते थे, मैं खुद उठता था, खुद तो होऊंगा ही, और मतलब कि कहीं बाइक दबती नहीं है, बहुत पिकअप है। और इसका मेन रिज़ल्ट मतलब कि जो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा हो सकता है। तो जब मैं सच पास गया था तो मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड गया था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उसका बाइक हमें घर वापस भेजना पड़ा था, तो वो और मैं और साथ में हमारा सामान सैडल बैग, तो सच पास की राइड हमने दोनों ने एक साथ की थी इसी बाइक पे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और सबसे टफेस्ट रोड माना जाता है सच पास, पूरा ऑफ रोड भरा हुआ है, कहीं एक जगह टच हुई थी क्योंकि वहाँ पत्थर थोड़ा बड़ा आ गया था, और उसके बाद कहीं टच नहीं हुई। बहुत सारे पत्थर आए हैं, बहुत टफ वाला ऑफ रोड था, तो वहाँ काफ़ी अच्छी परफॉर्म किया इसने, इस बाइक ने। और कहीं भी कोई दबने वाला सीन नहीं, जाते टाइम भी सही रहा और आते टाइम भी बिल्कुल सही रहा। और टाइम टू टाइम मैं इसको चेन ल्यूब इसकी सर्विस में करवाता रहता हूँ। सबसे मेन बात तो ये है, आपकी बाइक अगर आप बाइक रख रहे हैं ना तो उसकी टाइम टू टाइम सर्विस करवाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा आपका बाइक। और अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करवा रहे तो भाई रोज़ उसके कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट आप गिनवाते रहेंगे, या यूट्यूब पे वीडियोस बनाते रहेंगे, या सर्विस सेंटर पे जाके वहाँ जो होंगे एम्प्लॉय या स्टाफ उनका दिमाग खाएंगे आप। पावर और टॉर्क की बात की जाए तो कूट कूट के भरा हुआ है भाई, बहुत। लेनी तो नहीं है किसी ने गाजर मटर आलू, ये भी बीच में आ गया व्लॉग में। तो पावर और जो टॉर्क की बात कर रहा हूँ कूट कूट के भरा हुआ है। 27 PS इसकी पावर है, और टॉर्क की बात की जाए वो भी 27 के नियर अबाउट ही है NM में। और जो जावा 42 FJ है ना उसमें थोड़ी बढ़ा दी गई है पावर और टॉर्क, ज़्यादा नहीं है, 28 और 29, जिसमें मैं 27 कह रहा हूँ वहाँ पे 28 और 29 कर दी गई है, क्योंकि उसका इंजन भी बड़ा है 334 सीसी का, तो पिराक वाला ही उसमें इंजन है मेरे ख्याल से, क्योंकि पिराक में भी 334 ही आता था। और
इसकी हेडलाइट की बात की जाए तो हेडलाइट देखो हैलोजन आती है, और मे बी जो इससे नया मॉडल है उसमें भी हैलोजन है आई थिंक, और जो जावा 42 FJ है उस पर LED है। तो अगर आप इसी में जा रहे हैं मॉडल में तो आपको हेडलाइट चेंज करवानी पड़ेगी, LED मतलब यही डलवानी पड़ेगी आपको। इसमें डिज़ाइन अलग अलग आते हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें भी कहीं ना कहीं कमी है, तो मेरे को फॉग लाइट्स लगवानी पड़ी थी। और अगर आप राइड वगैरह करते हैं, टूरिंग वगैरह करते हैं, रात भी राइड करना पड़ जाता है, तो ये लाइट इनफ नहीं है, फॉग लाइट्स लगवानी पड़ेगी। और मैं ऐसी फॉग लाइट्स ढूंढ रहा था जो कि नज़र भी ना आए, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रहता था और कहने का मतलब साथ में मोहाली है, तो चंडीगढ़ ज़्यादा दूर नहीं है, 9 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ जाना पड़ जाता है। तो वहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस होती है ना वो फ़ाइन कर देती है इन लाइट्स का। तो मैंने कवर लगा रखे थे, लेकिन कवर टिके नहीं, पता नहीं कहाँ हवा में उड़ गए राइड करते टाइम, तो दोबारा से मैं बनवा लूँगा। तो ये मेरे को बहुत परफेक्ट फॉग लाइट्स मिल गई थी, काम मैं सच कह रहा हूँ हेडलाइट से ज़्यादा ये लाइट इन दोनों की है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत ज़्यादा लाइट है। मैंने जब ये फॉग लाइट्स लगवाई थी ना तब मैंने वीडियो भी बनाया था और इसका रिव्यू भी दिया था, बहुत सही आप चेक कर सकते हैं। और ये जो आप हैज़ार्ड लाइट्स देख रहे हैं ये इमरजेंसी के लिए होती हैं, या कहीं आप बाइक पार्क कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको कभी कभी रात को भी यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभार होता है कि पीछे जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं उनको मालूम नहीं लगता कि आगे कोई बाइक चल भी रहा है, ठीक है ना। तो उस केस में मैं ये हैज़ार्ड लाइट्स ऑन कर लेता हूँ। वैसे कहते हैं करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कर लेता हूँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ करनी पड़ती है। तो ये भी मैंने लगवाई थी और आज तक कभी ख़राब नहीं हुई है। हाँ, इसका बटन है वो डस्ट पड़ती रहती है, तो वो ख़राब हुआ था, वो भी मैंने चेंज करवाया और अब भी ख़राब ही हुआ पड़ा है। लेकिन बस वो एक ही लाइट चलती है, इसमें काफ़ी सारे पैटर्न है वो चेंज नहीं होते। तो 100-200 रुपये का ये स्विच है जो कि हर 6 या 8 महीने में चेंज करवाना पड़ता है। तो अगर कोई इससे अच्छा आता है तो आप वो लगवा लीजिएगा। तो ये भी कोई 1500 से लेके 1800 रुपये की थी, सिमटेक कंपनी की है जो अच्छी कंपनी है। और इसमें LED बल्ब डलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना इसमें बल्ब चेंज करवाने पड़े थे। पहले सिंपल थे तो 100 रुपये का एक बल्ब पड़ता है LED, 1-2 साथ में रख लीजिए, कहीं फ्यूज़ हो जाए तो खुद ही चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और सबसे कम ग्राउंड क्लियरेंस इसी की बाइक की है, और कभी भी टच नहीं हुई। टच तब होती है जब आप काफ़ी स्पीड से जा रहे हैं और स्पीड ब्रेकर के ऊपर से निकल रहे हैं, तो टच होगी, यही नहीं कोई और बाइक भी होगी वो भी टच होगी। मैंने बहुत सारे स्पीड ब्रेकर से क्रॉस की है और आराम से निकाली है, कहीं कुछ टच नहीं होता। मैं खुद बैठा होता हूँ, मेरे साथ इतना लगेज होता है तब भी कहीं टच नहीं हुई है, और काफ़ी बड़े स्पीड ब्रेकर्स में से निकाली हुई है मैंने ये बाइक, कहीं टच नहीं होती। हाँ, ज़ोर से मत निकालिए बस, तब टच होगी, तब तो ये भी टच होगी, ठीक है। ऐसा कोई इशू नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस को लेके इशू नहीं है। स्टार्टिंग में जब ये बाइक लिया था ना तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम थी, मतलब कि एक बंद हो जाता था चलते चलते, जो कि अब शायद नहीं है। इस बाइक में तो है, लेकिन अब मैंने इतनी सारी राइड्स कर ली है कि मेरे को लगता ही नहीं कि ये कभी बंद होती है, या एक बार हो भी जाए तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, इतनी बड़ी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो सेम मॉडल अगर कई औरों ने ले रखे हैं या ये वो वीडियो देख रहे हैं ये वाली, तो उनको भी मालूम होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अब ले लिया बाइक तो अब ये तो है नहीं कि शोरूम वाले तुम्हें नया बाइक ले देंगे, अब जो ख़रीद लिया है अब उसको चलाओ यार, यही चीज़ है और कुछ नहीं। ये प्रॉब्लम मैंने सर्विस सेंटर में बताई थी, लेकिन उनको भी क्लियर नहीं था इन चीज़ों को लेकर, वो भी क्लियर नहीं थे इन चीज़ों को लेकर, और कभी ECU अपडेट कर देते थे, कभी कुछ कर देते थे, कभी कुछ कर देते थे, प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती थी। तो फिर मैंने थक हार के अपना दिमाग और मन समझा लिया कि यार ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, बस चलते चलते बंद हो जाता है तो इसको सेल्फ मारो स्टार्ट हो जाता है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि यार आप बाइक राइड कर रहे हैं रोड पे और पीछे से कोई ट्रक बस हाई स्पीड पे और अचानक आपका बाइक बंद हो जाए, तो फिर आपको पता ही कि क्या हो सकता है। उस केस में जो है प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है, तो कंपनी को ये देखना चाहिए। ऐसे ही नहीं, अगर कोई किसी एक्सीडेंट का वो वेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा सीन हो तभी वो कुछ करेंगे, तो मे बी आने वाली अब जो बाइक्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम शायद ना हो। अगर आप ये ले रहे हैं तो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा चलाने के बाद, कम से कम आप उसको 5 से 6 किलोमीटर आप राइड करके देखिए उसमें बाइक बंद तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उनसे पूछिए, और आपको लग रहा है तो आप खरीदिए, नहीं ठीक लग रही तो मत खरीदिए। ब्रेक्स की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी ब्रेक्स हैं, जहां अप्लाई करोगे वहीं रुक जाती हैं। ड्यूल डिस्क ब्रेक्स हैं, ABS के साथ आती हैं, और क्या चाहिए। और अलॉय व्हील के साथ आता है। टायर मैं इसका एक बार चेंज करवा चुका हूँ, मतलब कि जब से मैंने बाइक ली है टोटल राइड में 38,000 मैं कर चुका हूँ इस बाइक पर। तो आगे वाला टायर भी चेंज है, पीछे वाला भी टायर चेंज है। पीछे वाला जो टायर है वो नेपाल में डलवाया था, मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। और नेपाल से आने के बाद मैंने आगे वाला टायर चेंज करवाया था, तो एक बार ही चेंज हुआ है।
और काफ़ी उसके बाद मैंने थोड़ी राइड कम कर दी थी, इसलिए टायर अभी बचे हुए हैं, काफ़ी राइड हो सकती है। और हाँ, इस बाइक को अगर आप ले रहे हैं ना, इसका हॉर्न ज़रूर चेक कर लेना, हॉर्न बहुत स्लो बजता है, इसलिए मैं कभी बजाता ही नहीं था। बल्कि यार बजाकर भी ना हंसी आती थी, आगे वाले को तो सुनता ही नहीं था। मेरे को थोड़ा सा आइडिया हो जाता कि हाँ बजा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है यार, थोड़ा बड़ा लगा हो यार इसमें हॉर्न। जावा वालों से यही रिक्वेस्ट है, और अगर चेंज कर दिया है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि मुझे लगता है यार बाइक कॉम्पैक्ट है तो उन्होंने हॉर्न भी कॉम्पैक्ट सा ही दे दिया है, जो कि बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। और अगर इसी मॉडल में मैंने आपको बता दिया, हेडलाइट ज़रूर चेंज करवा लीजिएगा अगर आप राइड्स करना चाहते हैं। वैसे कोई ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है शाम के टाइम तो आपको चेंज करवाना आप पे डिपेंड करता है, वो आप करवाएं या ना करवाएं, ठीक है। टूरिंग सीट आप चेंज करवा लीजिएगा, अगर टूरिंग नहीं मतलब जो नॉर्मल सीट होती है उसको आप टूरिंग में करना चाहते हैं तो वो कर लीजिएगा, नहीं तो आप वो भी आप उस पर भी राइड करके देख लीजिएगा, कंफर्टेबल हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो आप टूरिंग सीट डलवा लीजिएगा। और स्टाइलिश भी लगती है, लुक थोड़ी और एनहेंस हो जाती है। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें आजकल तो बाइक में आई जा रही हैं, जैसे हज़ार लाइट्स हो रही हैं, USB पोर्ट लगे हुए हैं मोबाइल चार्जिंग के लिए, तो ये जो चीज़ है ये मैंने एक्स्ट्रा लगवाई थी, अगर इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है राइड पे ना। और जो वो USB जो ऑप्शन होती है बाइक्स के अंदर, वो एक अलग सिस्टम है, ये लगवाना ज़रूरी है गाइस। इसमें आप अपना मोबाइल जो है हैंग कर सकते हैं, और मैप वगैरह अगर राइड कर रहे हैं तो मैप वगैरह आप देख सकते हैं, जो कि मैं हर राइड पे यहाँ पे मेरा मोबाइल होता है, मेरी आप वीडियोस चेक कर सकते हैं, तो मैं गूगल मैप जो है इसी पे ऑन करके इसी पे लगा के राइड वगैरह करता हूँ। और इस बाइक से मैंने कहाँ राइड की है मैं बता देता हूँ आपको। मैंने लद्दाख कंप्लीट किया हुआ है, और स्पीति किया हुआ है, लाहौल स्पीति, उत्तराखंड किया हुआ है मैंने, राजस्थान किया हुआ है मैंने, नेपाल राइड पूरी की है, मनांग ऑफ रोड किया हुआ है मैंने अपने मोहाली से लेके कन्याकुमारी तक की राइड की है, जिसमें कई सारी स्टेट्स आती हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, बेंगलोर, हैदराबाद, और भी पता नहीं कौन कौन सी आती है, अभी याद नहीं है, गोवा। तो सारी स्टेट्स और सिटीज़ में क्लियर करके वहाँ पहुँचा था कन्याकुमारी। एक भी प्रॉब्लम नहीं दी थी इस बाइक ने मेरे को, सिर्फ धनुषकोडी में दी थी, इसका कुछ पार्ट था वो घिस गया था उस वक्त। तो धनुषकोडी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो देख लीजिएगा वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई थी, वो सॉर्ट आउट हो गई थी, लेकिन पूरा दिन लग गया था। और ऐसा है कि देखो यार, अगर आप बाइक राइड कर रहे हैं ना और आपकी राइड बहुत ज़्यादा है, तो इसके पार्ट घिसना एक नॉर्मल चीज़ है, जो कि आपको चेंज करवाने ही पड़ेंगे। हाँ, घर पे पड़ी अगर आप कम यूज़ करते हैं और कोई अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो अलग बात होती है कि हाँ भाई इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन आप राइड कर रहे हो, इतना चला रहे हो, उसके बाद कोई दिक्कत है तो आपको खुद समझना चाहिए कि आप कितना राइड करते हो। तो इस वजह से इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मेरे को कोई इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैंने काफ़ी राइड्स कर ली है और मुझे मालूम है इसके कुछ पार्ट्स हैं जो कि अब शायद वो इतने नए ना रह गए हों, तो मैं टाइम टू टाइम चेंज करवाता रहता हूँ, टाइम टू टाइम सर्विस करवाता रहता हूँ। और मेन चीज़, जब भी मैं राइड करता हूँ 700 से 800 किलोमीटर, तो मैं इसका चेन ल्यूब ज़रूर करवाता हूँ। क्योंकि पता क्या होता है, देखो साफ़ रोड है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 700-800 तो चलाने को, आप 2000 किलोमीटर भी चला लीजिए, 2500 भी चला लीजिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो गंदी सड़कें होती हैं ना, जैसे कि यार जैसे मड वगैरह, कीचड़ वगैरह, तो उसमें आपको 500 से 700-800 पे आपको चेन ल्यूब करवा लेनी चाहिए। और हो सके तो बाइक भी वॉश करवा लीजिए अगर ऑप्शन है वहाँ आसपास। और चेन ल्यूब, टाइम टू टाइम सर्विस, तो ये सारी चीज़ें जो है ना बाइक को बिल्कुल नया रखती हैं। एक ख़ास बात इस बाइक का ये है, थोड़ी हैवी है, कहने को कि इसका वेट कम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसका वेट बहुत ज़्यादा है। मेटल बॉडी है, पूरी बाइक जो है वो मेटल से ही रेडी की गई है, और इसमें कोई प्लास्टिक वगैरह कुछ नहीं है, कोई फाइबर वगैरह नहीं है। एक दो बार ये गिर भी चुकी है, तो मेरी बाइक बिल्कुल सेफ़ है। और अगर प्लास्टिक या फाइबर वगैरह यूज़ होता तो वो तो टूट चुका होता, या कंपनी में जाके मैं नया पार्ट डलवा रहा होता, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। ये जो लेग गार्ड देख रहे हैं आप, ये भी मैंने कंपनी, मतलब इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने सारी कंपनी फिटेड है, जावा से ही लगवा रखी हैं। तो एक दो बार गिरा था तो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया था, इसको थोड़ा सा मैंने प्रेस करके इसको सीधा कर लेता था। ये बिल्कुल ठीक है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये तो मैं कहता हूँ कि जो कंपनी की तरफ से चीज़ें आती हैं ना वो काफ़ी अच्छी होती हैं। आफ्टर मार्केट भी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए ढूंढना पड़ता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट में आजकल बथेरे बैठे हैं पैसे के लिए, जो कि घटिया चीज़ डाल देते हैं, वो बाद में रियलाइज़ होता है कि हमने क्या डलवा लिया है। ठीक है, इसमें बहुत सारी क्वालिटी आती है, बहुत भारी है। जब मैंने आफ्टर मार्केट में चेक किया ना लेग गार्ड हाथ में उठा के, तो पता लग गया था कि नहीं यार, यही लेग गार्ड सबसे बढ़िया है जो कंपनी दे रही है। देखो यार, इतनी बाइक ले रही है 2-2.5 लाख रुपए की, तो 10 से 20 हज़ार रुपये अगर आप बाइक के एसेसरीज लगवा भी लेंगे ना कंपनी से, तो यार
सही रहेगा। आफ्टर मार्केट में आप कुछ और करवा लीजिए, स्टिकर वगैरह हो गया या छोटी मोटी चीज़ें जो आप करवा सकते हो, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, टूरिंग सीट हुई, लेग गार्ड हुआ, वो आप करवा लीजिए। ये हेडलाइट वगैरह देते नहीं है कंपनी वाले, इसलिए मेरे को बाहर करवानी पड़ी थी। और हज़ार लाइट तब आती नहीं थी, तो मेरे को ये इंस्टॉल करवानी, लेकिन जो इसमें चीज़ें मैंने डलवाई है ना, वो मेरे को बाहर ही करवानी पड़ी थी, क्योंकि कंपनी की तरफ से जो चीज़ें मिलती हैं वो मैंने डलवा ली थी इसमें। और बाइक की परफॉर्मेंस बहुत गुड है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं दी। जो दी हैं तो वो सिर्फ इसलिए दी कि मैं राइड वगैरह करता रहता हूँ, और इसलिए वो प्रॉब्लम्स आती थी और मैं सॉर्ट आउट करवा लेता था, चाहे मैं इस सिटी में हूँ या मैं कहीं भी हूँ। इस बाइक की एवरेज माइलेज, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं मुझे कि एवरेज कितनी देता है। देखो भाई यार, मैंने एक बार इसका वीडियो बनाया था और इसने मुझे 34 से 35 किलोमीटर माइलेज दी थी। मैंने पूरा टैंक खाली कर लिया था और एक बोतल मैंने पेट्रोल की साथ में रख ली थी और 1 लीटर इसमें डाला था, तो मैंने वीडियो बनाया, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और 34 से 35 किलोमीटर चला था, लेकिन खींच तान के मैं इसको 37 तक ले गया था। देखो वो तो एक टेस्ट किया था, इसलिए ऐसा हो गया था। और अगर आप नॉर्मल राइड्स करते हैं, लोकल या टूरिंग पे जाते हैं, तो बार बार रेस दे रहे हैं, ब्रेक यूज़ कर रहे हैं, क्लच दबा रहे हैं, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। 34 किलोमीटर नहीं मिलेगी, मिल गई तो वेल एंड गुड है। तो मेरे हिसाब से ये 28, 29 इस तरह की माइलेज देती है। और अगर ज़्यादा ही पहाड़ पे जा रहे हैं, जैसे लद्दाख में गया था, तो मेरे को इसने 22-23 किलोमीटर की एवरेज दी थी। सर्विस करवाने के बाद भी कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब कि मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, 27 किलोमीटर या 29 किलोमीटर यही माइलेज देगी, इससे ज़्यादा नहीं देगी। कहने को तो 35-40 बोल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर आप खुद टेस्ट करेंगे तो वो निकल जाएगी, तो वो तो आपके भी दिमाग में होगा कि मैंने इसकी माइलेज निकालनी है, तो आराम से देगी। लेकिन आप जब राइड करेंगे तो कुछ और माइलेज देंगे, तो माइलेज में भी ठीक है, इतनी बहुत है। 293 सीसी का इंजन है, 300 के लगभग का, तो इतनी ही एवरेज है। कहने को कंपनियां कहती हैं 300 350 बाइक की एवरेज 35 से 40 मिलती है, तो कम ही मिलती है। अगर आती भी है ना तो 32 लगा लो या 35 लगा लो, और शायद ब्रांड देते हो, लेकिन इसमें इतनी मिलती है। कि आगे पीछे की ब्रेक पैड्स की बात की जाए तो यार वो 3 या 4 हज़ार किलोमीटर के बाद चेंज करवाने पड़ते हैं, लेकिन 1000 रुपये का खर्चा है। मतलब कि आपका जब भी आपके 3 या 4 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है बाइक, तो आप चेंज करवा लीजिए आगे और पीछे भी। ज़्यादातर आगे वाले यूज़ होते हैं, मतलब कि हम ब्रेक ज़्यादा आगे वाले लगाते हैं। और मैं तो राइड्स वगैरह करता हूँ, तो पहाड़ पर चढ़ना उतरना लगा ही रहता है, तो मेरी हर राइड पर ख़त्म हो जाते हैं, तो मैं तो डलवाता हूँ। और कूलेंट तो काफ़ी टाइम चल जाता है। और इस बाइक में जो चेन सेट होता है तो वो भी मैं पूरा चेंज करवा चुका हूँ। 21 या 22 हज़ार किलोमीटर चली थी तब हुआ था, और वो करीब अब मेरे को आइडिया नहीं है, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, वो 38 2000 या 3000 रुपये की पड़ी होगी मेरे को पूरा चेन सेट। मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने वीडियो ज़रूर बनाई थी, तो अगर आप चेक करना चाहें तो मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैं भी देख लूँगा और अपडेट कर दूँगा। और चेन सेट इसमें चेंज हो चुका है आज तक, 3 साल बाइक को लिए हुए, इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं मेरी ज़्यादा राइड करने की वजह से। चेन सेट पूरा चेंज है, दोनों टायर चेंज है, ठीक है। और एक ना इसमें गियर बॉक्स के पास ना एक स्प्रिंग होता है, वो निकल गया था नेपाल राइड पे, तो जिस वजह से मुझे ना पूरी बाइक खुलवानी पड़ी थी। इसका पूरा इंजन भी खुल चुका था, एक पुर्जा निकाल दिया था। पोखरा में था तब मैं, पोखरा। और फिर उस भाई ने पूरा बाइक फिर से रेडी कर दिया था, 3-4 दिन लग गए थे मेरे को नेपाल में ही। तो उसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैंने ना गियर तब पता नहीं ज़्यादा राइड कर ली थी या क्या हो गया था। तो मैं पोखरा में राइड कर रहा था, तो एकदम से मैंने या मेरे से क्लच जो है वो अच्छे से प्रेस नहीं हुआ, या मैंने ज़ोर से गियर दबा दिया आगे की तरफ, तो वो स्प्रिंग होता है कोई, वो टूट गया था। और वो इतना सा पार्ट, जिसको डालने के लिए पूरा बाइक खोलना पड़ता है, मतलब पूरा इंजन खोलना पड़ता है। देख लीजिएगा, वीडियो मैंने बना रखी है। तो उसके बाद कभी कोई इशू नहीं आया। छोटे मोटे इशू आते हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिए कि मैं टाइम टू टाइम सर्विस करवाता रहता हूँ। गाड़ी की परफॉर्मेंस टू गुड है, चाहे 2 बैठो, चाहे 1 बैठो, चाहे लगेज के साथ बैठो, कहीं बाइक दबती नहीं है। रॉकेट है, रॉकेट। आपने यामा RX100 देखा होगा, अगर जानते हो उस बाइक के बारे में, या यामा 350, उसी का ये भाई लगा लीजिए। और थोड़ा कॉम्पैक्ट है, थोड़ा छोटा है। ये अच्छी भी है और बुरी भी है। बुरी उनके लिए है जो थोड़े से हेल्दी है, काफ़ी हेल्दी हैं, उनके लिए भी अच्छी है जो पतले से हैं, छोटी हाइट के हैं, तो काफ़ी ईजिली हैंडल हो जाती है। देखो यार, कभी बाइक ले रहे हो ना, वो बाइक लो जिसमें आपके पैर ज़मीन के साथ टच हो रहे हैं, क्योंकि राइड करते टाइम या लोकल राइड भी कर रहे हैं तो गिरते गिरते आप
बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आप बाइक से गिरते नहीं हैं। मैं भी कई बार मेरे जो पैर है वो टच हो जाते हैं ज़मीन पे, तो इस वजह से मैं कभी भी इस बाइक से मतलब कि 80-85% मैं बाइक सेफ़ रहता हूँ उस बाइक पे, सिर्फ अपने पैर टच होने की वजह से ज़मीन पे। अगर ना हो तो यार बाइक भी जाए और ख़ुद भी तुम जाओगे। 2-3 बार मैं गिरा ज़रूर हूँ, वो फिर कुछ अलग सिचुएशन थी। एक बार मैं उमलिंगला पास करने गया था, तब भी मैं बहुत बुरे से गिरा था क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था और एक हाथ से मैंने बाइक पकड़ा हुआ था, आगे पत्थर आ गया और बाइक उसके ऊपर चढ़ी और बाइक पता नहीं अलग अलग कहाँ पड़े थे। तो वो भी वीडियो मैंने डाला था, वो क्लिप। तो नुकसान कुछ नहीं हुआ था उस वक्त, गिरा मैं बहुत बुरी तरह से था। इसकी हेडलाइट अंदर चली गई थी, मैंने हाथ मारा, आगे आ गई, अपने आप ही ठीक होगी। और इसको मैंने ये टेढ़ा हो गया था लेग गार्ड, तो इसको मैंने सीधा कर लिया था, कुछ नहीं। तो मेटल बॉडी है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात की खुशी है मुझे। और टैंक की बात की जाए तो 14 लीटर का इसका टैंक है, तो 1200-1300 रुपये में टैंक फुल हो जाता है। और 350-400 किलोमीटर ये फुल टैंक में निकाल देता है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। 350 किलोमीटर तो चलो मैंने चलाया ही हुआ है, और 420 तक जाता है। जब मैंने पहली बार टेस्ट किया था ना, तो 418 किलोमीटर ये बाइक चला था फुल टैंक में। अभी वो काफ़ी टाइम हो गया, जब नई बाइक ली थी तब की बात है ये, क्योंकि जब मैंने नया बाइक लिया था ना, तो मैंने इसमें फुल टैंक करवा लिया था। उसके बाद मैंने कभी पेट्रोल डाला ही नहीं था, मैं जस्ट चेक करना चाहता था कि ये चलता कितना है फुल टैंक में। और ऐसी किस्मत थी कि ऑफिस से मैं आ रहा था और घर से 10 किलोमीटर दूर ना मेरे को ये पैदल खींचकर पेट्रोल पंप पे लेके जाना पड़ा था। तो मैंने इसकी रीडिंग नोट की थी, तो 418 किलोमीटर चला था तब ये। तो 418 नहीं तो 400 चल जाएगा या 390-80, वो तो अपने पे डिपेंड करता है यार कि हम कैसे बाइक को राइड कर रहे हैं। तो इस बाइक के और एक और बात, जब आप बाइक लेते हैं, आप राइड करते हैं, काफ़ी टाइम आप बाइक के साथ जुड़े रहते हैं, तो एक फैमिली मेम्बर की तरह हो जाती है बाइक। तो राइड करने के बाद मैंने काफ़ी राइड्स करने के बाद मैंने सोचा इसको बेच दूँ, और जब बिकने की बारी आई तो मैं इमोशनल सा हो गया, मैं इसको बेच नहीं पाया था और अभी तक मेरे पास ही। और कई बार मैंने व्लॉग में भी कहा कि मैं इसको बेच दूँगा, लेकिन यार मैं बेच नहीं पाता और अभी तक मेरे पास ही है। और फिर कभी कभी सोचता हूँ कि यार मैं इसका ना गिव अवे कर दूँगा, किसी को वैसे ही दे दूँगा जो राइड करना चाहते हैं, जो शौकीन है मेरी तरह, उनको मैं एक गिव अवे कर दूँगा ये किसी ना किसी दिन। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यार मेरे यूट्यूब चैनल से कोई अर्निंग हो, या मतलब कि कोई फॉलोवर्स मेरे या सब्सक्राइबर बढ़े, कोई 1 मिलियन तक पहुँचे, तो मैं ये गिव अवे कर दूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैंने इसको गिव अवे कर दिया तो मेरी राइड्स बंद हो जाएंगी। हाँ, इन फ्यूचर मैं प्लानिंग ज़रूर कर रहा हूँ एक नए बाइक की, और इस बार जो मैं बाइक लूँगा वो पता नहीं मैं क्या लूँगा। वैसे लूँगा तो अच्छी बाइक ही लूँगा, ये भी अच्छी बाइक है, लेकिन इस बार जो है या तो टूरिंग बाइक लूँगा तो बिल्कुल अलग सेगमेंट में लूँगा, अलग ब्रांड लूँगा। और अगर स्पोर्ट्स बाइक ली तो स्पोर्ट्स बाइक मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें झुकना पड़ता है, और स्पोर्ट्स बाइक में ना हम ज़्यादा टूरिंग कर नहीं सकते। आजकल कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं को पता वो कैसे कर रहे हैं। बाद में वो पीठ पकड़ के बेड पे पड़े रहते हैं 4-4 दिन, हफ्ता, वो अलग बात है। टूरिंग के लिए टूरिंग बाइक ही बनी है, ये भी टूरिंग के लिए नहीं बनी, लेकिन ये इतनी कंफर्टेबल है कि आप दोनों राइड कर सकते हैं। टूरिंग भी कर सकते हैं, लोकल भी कर लीजिए, ऑफ रोड भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका जो पोस्चर है ना इस पर बैठने का, वो बहुत सही है। तो इसलिए ये मेरे को सही लगती है, और मैं ऑफ रोड भी करता हूँ, और सॉफ्ट रोड भी है, लॉन्ग टूरिंग भी है, लोकल राइड्स भी करता हूँ। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। लेने का आप सोच रहे हैं तो आप ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ज़्यादातर उनको पसंद आती है जो कॉलेज गोइंग यूथ है आज की, उनको बहुत अट्रैक्ट करती है। बाकी जो कॉलेज गोइंग नहीं है, जो ऑफिस जाते हैं, वो भी ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब यूज़ कर रहे हैं। और देख लो, एक बात और बता दूँ, आप कोई भी बाइक लीजिए, आप 3-4 साल चलाइए, उसके बाद थोड़ा सा बोर होने लग जाते हैं। चाहे आप लाखों की बाइक ले लीजिए, वो भी ऐसा ही है। देखो, नई चीज़ की एक नई खुशी होती है, जो कि ज़्यादा टाइम नहीं रहती, वो आपको भी मालूम है। तो वही मेरे साथ है। लेकिन ये है कि मैं राइड्स वगैरह करता रहता हूँ, मेरे को अच्छी लगती है। अगर आप अपनी बाइक को अपडेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें नया चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो आपको वो बाइक अच्छी लगने लग जाती है ऑटोमेटिकली। भले आप काफ़ी टाइम उसके साथ रह सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी ना करो और ऐसे ही मतलब कि बाइक जैसे है वैसे ही आप राइड करे जा रहे हो, फिर आपको थोड़ा सा बोरियत सी फील होने लग पड़ती है। तो आपको अपनी बाइक को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इनकेस अगर आपके पास फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है तो वो अलग बात हो जाती है, पर अपने साथ ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक्चुअली काफ़ी सारी राइड्स कर चुका हूँ, और अब प्लानिंग कर रहा हूँ कि यार कोई एक बड़ी ऐसी बाइक हो। एक KTM की बाइक आ रखी है 1290, मेरे पास माइंड में वही घूमती रहती है। और टोटल मैंने 38,339 किलोमीटर मैंने ये बाइक राइड कर ली है। अगर आपको नज़र आ रहा हो, देख रहे हैं आप, पेट्रोल खत्म है।
इतना इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन शाम के टाइम या रात के टाइम बहुत ज़्यादा है। काफ़ी अच्छी लाइट्स हैं और साउंड तो आप सुन ही रहे हैं इस बाइक की। एक बात और मैं आपको बताऊं, मैंने इसका ये हैंडल भी चेंज करवा रखा है। ये हैंडल ही चेंज कराया है, हैंडल वही है। ये हैंडल बार ये थोड़ा सा मैंने इंक्रीज़ करवा रखा है, तो पोस्चर और सीधा हो जाता है। मतलब कि पहले थोड़ा सा बैंड हुआ करता था, तो वो भी बिल्कुल सही हो गया है। राइड्स के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। 700-800 रुपये का ये इतना सा सेट डलता है, इतना सा, तो कोई आधे घंटे का ही काम है, आधे घंटा भी नहीं, कम ही है। और एक अगर आप ये बाइक ले रहे हैं तो यहाँ पे आपका ऑयल का एक बोतल सी होती है, उसको कवर करने के लिए ये चीज़ आती है, तो बहुत सही चीज़ है, आप लगवा लीजिएगा। ये 500 का आया था। कोई राइड करते टाइम कोई पत्थर पुत्थर बजे तो वो बोतल ऑयल वाली जो है टूट सकती है, अगर आपको नज़र आ रही हो, वो देख रहे हो प्लास्टिक की, तो कवर करने के लिए मैंने लगवाया था बाहर आफ्टर मार्केट। और ड्यूल सिलेंसर है। आवाज़ इसकी, मैंने सिलेंसर से कभी भी कोई पंगा नहीं लिया आज तक इसके, क्योंकि ना यार फ़ाइन वगैरह के चक्करों में नहीं मैं पड़ना चाहता, क्योंकि यार हर अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग रूल है, तो मैंने इसको वैसे के वैसे ही छोड़ा। पर मन करता है कि अब इसमें थोड़ी कलाकारी की जाए, इस बाइक को मॉडिफाइड करवाया जाए, मॉडिफिकेशन की जाए इसमें। अब क्या क्या किया जाए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या देखना चाहते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं ये बाइक लेने के लिए और उससे पहले आप देखना चाहते हैं कि इस बाइक पे क्या क्या मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, कैसी लगेगी ये बाइक, तो मैं वो कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं तो मुझे तो वैसे भी करवानी है। और वही सोच रहा हूँ कि अब इसके कुछ मॉडिफिकेशन वाले वीडियोस होने चाहिए, क्योंकि अब मैंने इसको चला लिया, टेस्ट कर लिया, और अब कुछ नया लुक होना चाहिए इस बाइक का। मैंने नेपाल में ये वाले टायर डलवाए थे, जो कि देखो इतना यूज़ होने के बाद भी इतनी गुड्डी पूरी पड़ी है, नया का नया टायर पड़ा है, काफ़ी चौड़ा है ये, देख रहे हैं, सही है ये। और अपने यहाँ चंडीगढ़ में आगे ये आगे वाला चेंज करवाया था, तो 38,000 चल चुके हैं। और मैंने ये दोनों 21-22 किलोमीटर पे 1000 किलोमीटर पे चेंज करवाए थे ये दोनों टायर। और ये पूरा चेन सेट मैंने चेंज करवाया था विद ये पता नहीं यार इसको सॉकेट कहते हैं कि क्या कहते हैं, चेन सेट के साथ। ये वाली आप जो प्लेट देख रहे हैं ना, ये सारा सेट आता है, अकेली चेन नहीं आती। अगर आप चेंज करवाने जाएँ, आपकी चेन ख़राब हो गई, आवाज़ आ रही है, तो वो चेन लूप करवा लीजिएगा। नहीं जाती तो फिर आपके ये जो है कुछ तीत होते हैं, दांत होते हैं इस प्लेट के अंदर, वो घिस जाते हैं, जिस वजह से ये जो है पूरा सेट चेंज होता है। सर्विस नेटवर्क की बात की जाए तो जब बाइक लिया था तब सर्विस नेटवर्क कम था, सर्विस सेंटर कम थे, लेकिन प्रोग्रेस हो रही है और खुल रहे हैं अलग अलग सिटीज़ में। और पहले चंडीगढ़ में था, मेरे को तो अच्छा हो गया, मैं मोहाली में रहता हूँ तो मोहाली में शिफ्ट हो गया, और अब तो लद्दाख साइड भी मिल जाता है, और थोड़ी दूरी पे मिलता है कहने का मतलब। और प्रोग्रेस हो रही है, खुल रहे हैं सर्विस सेंटर। और सर्विस चार्जेस की बात की जाए, अगर आप नया लेते हैं तो आप लगा लीजिए, हर कंपनी वाले तो कहते हैं हर 2500, 3000, 4000 किलोमीटर चलाने के बाद आप आ जाइए सर्विस करवाने। लेकिन जैसे कि मैं राइड्स वगैरह करता हूँ, 4-5 हज़ार किलोमीटर मेरी चल जाती हैं, तो मैं तभी सर्विस करवाता हूँ। कभी कभार तो मैं 6000 या 7000 भी चला लेता हूँ। लेकिन इसकी सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो 2 से 2500 रुपये का खर्चा आ जाता है अगर आप नॉर्मल सर्विस करवाते हैं। और अगर बाइक का कोई पार्ट चेंज ना होना हो, और अगर चेंज होता है तो पार्ट्स भी महंगे हैं इसके। भाई 2-2.5 लाख रुपए की बाइक है, आजकल आती भी इतनी की है, अगर कोई ढंग की लेनी हो तो पार्ट्स तो महंगे होंगे ही। तो लगा लीजिए आपका बजट जो है 4 से 4500 बैठ जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ, मैं हमेशा जब भी सर्विस करवाने जाता हूँ राइड से पहले या बाद में, तो कम से कम 3, 3.5, 4 हज़ार मेरा लग जाता है इस बाइक पे, क्योंकि मेरे कुछ पार्ट्स भी होते हैं जो ज़्यादा घिस चुके होते हैं, वो भी चेंज करवाने पड़ते हैं। लेकिन जो लोकल राइड्स कर रहे हैं और लोकल मतलब कि सिटी में चला रहे हैं, उनके लिए तो यार 2 से 2500 रुपये का ही रहने वाला है खर्चा, जब तक कोई बाइक का कोई पार्ट नहीं ख़राब हो जाता। रस्टिंग इशू देखो यार, मेटल बॉडी है, पानी में रहेगी बाइक। अगर आप ज़्यादा राइड कर रहे हैं, वाटर क्रॉसिंग करेंगे, वाटर क्रॉसिंग को लेकर याद आया कि ये कभी वाटर क्रॉसिंग में भी नहीं रुकी। लद्दाख में मैंने इतनी सारी वाटर क्रॉसिंग की हैं, मजा लगी ये कहीं बंद हो जाए, पूरा साथ देती थी। थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था कैसा निकालना है, इसलिए कह रहा हूँ। और कहीं नहीं रुकी, कहीं नहीं दबी पानी में, चाहे मैं इतने पानी में भी मतलब कि बाइक को बड़े आराम से निकाल के लेके गया हूँ। बस ये था कि सामान मैं पहले उतार देता था और मैं खुद बाइक के साथ जाया करता था,
तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1-2 बार तो मैंने सामान के साथ भी निकाली है, वहाँ पे भी बिल्कुल बाइक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मतलब कि देखो बड़े बड़े पत्थर तो होते हैं, टाइम लगता है निकलने में, लेकिन निकल जाती है। बंद नहीं होने देनी चाहिए बाइक, बस आपका कंट्रोल होना चाहिए बाइक के ऊपर। और रस्टिंग इशू पता कहाँ कहाँ है इसमें थोड़ा बहुत, जैसे इसका ये लेग गार्ड देख रहे हैं यहाँ पर, ये तो चलो गिर गया था, यहाँ पर ये मुड़ गया था, तो यहाँ रस्टिंग इशू है। और भी थोड़े बहुत है, देखो यार इस वाले पार्ट पे तो नहीं है, पहले था, क्योंकि जब मैं कैंप लगा था जावा की तरफ से, तो ये दोनों साइलेंसर और ये जो चीज़ है ये सारी चेंज कर दी गई थी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट था मेरे को कंपनी की तरफ से, मतलब कि 2-2.5 साल चलाने के बाद। और थोड़ी थोड़ी रस्टिंग ये देख रहे हैं यहाँ, ये है तो जो लेग गार्ड पे वो दिखाया, और अभी तक कहीं नहीं है। और ये छोटे मोटे ये तो मेरे सैडल बैग लगे रहते हैं, इसलिए छिल गई है ये। और ये तो बिल्कुल नए पड़े हैं, साफ़ नहीं है बाइक, इसलिए ऐसा लग रहा है। बस यही सब कुछ है। ये रेडिएटर फ़ैन है, इस इंजन को ठंडा करता है। जब ये गर्म हो जाता है तो वो ऑन हो जाता है, ऑटोमेटिक बंद होता है, ऑटोमेटिक ऑन होता है। ये इसका रेडिएटर जाली है। और यहाँ नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ वाइट से कलर की नज़र आ रही है, यहाँ पे कूलेंट डलता है गाइस, और कूलेंट डलता है यहाँ से। ये भी बहुत गर्म हो जाता है जब चलता है बाइक। चाबी इसकी यहाँ पे लगती है और लॉक यहाँ से होता है, ठीक है। और 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। और इसके नीचे देख रहे हैं आप, यहाँ ये इंजन की प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी बार मतलब ये बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं वाटर क्रॉसिंग के टाइम पे, वो यहाँ टच होने की वजह से ऐसी हालत हो गई है। ये 600-700 का ही आई थिंक, या 1000 रुपये का पीस होगा ये नया, लेकिन मेरे को ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। तो ये इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इंजन को नहीं मतलब कि नीचे वाले एरिया को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया हुआ है। आजकल हर बाइक में आता है, जिसका नहीं भी आता हो मिल जाता है ईजिली। तो ये अगर आपने नहीं लगाओ तो ये लगवा लीजिएगा, काफ़ी काम की चीज़ है। और तो गाइज़ बस यही सब कुछ है। तो गाइज़ ये था 3 साल का रिव्यू, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बताया। जो पहले साल था, जो दूसरे साल था, वही तीसरे साल है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, बाइक ले रहे हैं फैमिली मेम्बर की तरह रखिएगा इसको, टाइम टू टाइम सर्विस ज़रूरी है। सर लोग इसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसकी जो रेट्रो लाइक इसकी जो लुक है, और जावा 42 FJ जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ सही कॉम्बिनेशन बिठा दिया है। अगर आप ये लेने जा रहे हो ना, तो मैं यही कहूँगा कि यार वो भी सेम ही है जावा 42 FJ, तो वो ले लीजिए। वो काफ़ी अपडेटेड, मतलब उससे अभी ऊपर का कोई और बाइक नहीं आया जावा में इसी वेरिएंट में, तो वो काफ़ी अच्छी बाइक है, तो वो ले लीजिए। इसका सेम वेरिएंट जो नया अपडेटेड है वो मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें शायद कुछ ना कुछ कमियां हैं फीचर्स को लेके। तो आप जावा 42 FJ जो है वो ले सकते हैं। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं तो वैसे ही बता रहा हूँ। पैसा 2-2.5 लाख रुपये खर्च करो, तो जब वो चीज़ उसमें आ रही है तो वो ले लीजिए। काय को 10-15-20 हज़ार रुपये के पीछे आप ये बाइक, ऐसी बाइक ले कि बाद में आपको फीचर्स ऐड करवाने पड़े आफ्टर मार्केट। तो जो चीज़ें मिल रही हैं आप 2-2.5 आप लगा लीजिए 2,20,30 हज़ार रुपये में वही पड़ेगी। ये में भी शायद 5-10 हज़ार कम पड़ जाए, तो मैं ये कहूँगा कि वो ज़्यादा बेस्ट रहेगी। लेकिन टेस्टिंग ज़रूर ले लीजिएगा बाइक की, तभी खरीदिएगा। अगर आप नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही है, तो मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ एक नए दिन में। तब तक के लिए गुड बाय।